मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो जीआईटी का सेकंड टॉपिक है एंटासिड्स। एंटासिड्स एक्चुअल में दो वर्ड का बना है, एंटी एंड एसिड्स। इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तब जाके दो वर्ड बनते हैं, आपके एक वर्ड बनता है एंटासिड्स। एंटी का मतलब होता है आपका अपोजिट। तो जो एसिड्स के अपोजिट होते हैं, तो एसिड्स के अपोजिट कौन से होते हैं? आपके बेसिक या एल्कलीन नेचर। तो पहला प्रॉपर्टी जो इनकी होती है ये दीज आर एल्कलीन नेचर। उसके अलावा अब जो एसिडिफायर आपको पढ़ाया था तो बताया था आपके स्टोमक में जो फूड की डाइजेशन होती है उसके लिए हमें pH 1 to 3 चाहिए, 1 आपका 1 से 3 चाहिए होता है। और इसको मेंटेन करता है आपका डाइल्यूट HCl, जो बॉडी सिक्रीट करता है उस चीज़ को, ये वो डाइल्यूट HCl उस pH को क्या करता है? मेंटेन करता है। 3 फंक्शंस भी मैंने आपको बताया थे आपको डाइल्यूट HCl के। पहला जो आपका जो भी फूड हम लेते हैं तो इस इन्वायरमेंट में, इस एयर में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो उस खाने के साथ साथ हमारे स्टोमक में वो बैक्टीरियाज भी जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को क्या करता है? डाइल्यूट HCl आपको किल कर देता है, पहला काम। दूसरा, जो हम रफेज लेते हैं, मतलब हार्ड फूड, रॉ फूड लेते हैं, जैसे आपका प्याज हो गया, टमाटर हो गए, आपकी खीरा हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया, जो सलाड्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या होता है? डाइजेशन के लिए इनके इतने आसान नहीं होते। तो HCl क्या करता है? उनको एकदम सॉफ्ट बनाता है, पल्प टाइप का बनाता है, जिससे एंजाइम उनको इजीली उनके ऊपर काम करके उनको क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। एंड थर्ड, पेप्सिन एंजाइम जो इंपॉर्टेंट है स्टोमक में, जो हमारी आपकी प्रोटीन की डाइजेशन होती है उसके लिए पेप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पेप्सिन हमारी बॉडी में पेप्सिनोजन के रूप में फॉर्म रहता है। जैसे ये आपकी pH 1 से 3 होती है, तुरंत पेप्सिनोजन पेप्सिन में क्या होता है? आपका कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन फिर प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। तो ये 3 रोल है। तो HCl भी होना जरूरी है हमारे स्टोमक में। लेकिन यहीं जब HCl की सिक्रीशंस प्रेजेंस हमारे स्टोमक में आपकी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जब फूड हम नहीं लिए उसके बावजूद फूड के अलावा भी क्या कहते हैं स्टोमक हमारे HCl प्रेजेंट रहती है, तो ये क्या करता है? इरिटेशन, आपका जो म्यूकस होती है, म्यूकस लेयर स्टोमक की होती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें क्या होती है? पेन होना स्टार्ट होता है, अनकंफर्टेबल आपका फील होना स्टार्ट होता है। तो वही सी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग। उसी ड्रग को बोलते हैं एंटासिड्स। तो दोज ड्रग्स विच आर एडमिनिस्टर्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस HCl इन आवर स्टोमक। जो HCl एक्सेस ये बन गए उनको न्यूट्रलाइज करता है और साथ में क्या करता है? ये जो HCl के कारण हमें थोड़ी सी पेन होती थी उस पेन को क्या करता है? आपका कम कर देता है, रिलीफ कर देता है। तो ये 2 नेचर आपकी होते हैं, ये 2 फंक्शंस होते हैं आपके, या बोल सकते हैं कि यही आपकी डेफिनेशन होती है एंटासिड्स की। देन आपका है आइडियल प्रॉपर्टीज। कोई भी इसमें जो आपका एंटासिड्स होते हैं आपकी आइडियल नहीं होते हैं, मतलब 100% आपका जो ये 6 आपके प्रॉपर्टीज लिखे हैं, ये पूरे 6 प्रॉपर्टीज आपके कोई भी कंपाउंड जो एंटासिड्स के में रूप में यूज़ करते हैं आपके एग्जिबिट्स नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 80 to 90% एग्जिबिट्स करते हैं। तो इसीलिए कोई ड्रग, कोई कंपाउंड जिसको हम एंटासिड्स के रूप में यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आपकी होनी चाहिए। पहला क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल एंड शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कोलिसिस। मतलब जब हम उसको लेने के बाद स्टोमक में HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करने के बाद वो ब्लड में उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हो गया तो ये क्या होते हैं? एल्कलीन इन नेचर होते हैं। तो ब्लड की pH को या फिर जितने बॉडी फ्लूइड की आपकी pH है उन सब pH को क्या करेगा? अल्टर करेगा, चेंज कर देगा, बेसिक की तरफ चेंज कर देगा, आपका बेसिक मोर बेसिक कर देगा। देन अगेन उन सब फ्लूइड्स की बेसिक हो जाएगी, pH चेंज हो जाएगा तो उनकी फंक्शनिंग वहीं पर क्या होती है? आपकी रुक जाती है। तो पहला आपकी ये प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दूसरा, शुड नॉट बी लेग्जेटिव या कॉन्स्टिपेटिव। आपको लेग्जेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब आपको बार बार स्टूलिंग की, ऐसा नहीं कि लेने के बाद आपको बार बार स्टूलिंग करने की जरूरत पड़े, या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपको स्टूलिंग हो ही ना। इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। देन जैसे आप लेंगे तो बफर करेगा 4 to 6, pH रेंज होना चाहिए 4 to 6, उसको मेंटेन करेगा। देन शुड एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे आपने लिया, लेने के तुरंत अपना शो करना चाहिए, मतलब HCl को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी लिए, लेने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद अपना एक्शन शो करा तो उसको लेकर कोई फ़ायदा आपका नहीं हुआ। और साथ में लॉन्ग टाइम तक, ऐसा नहीं कि लिए और लेने का 5 मिनट तक ही उसका एक्शन है, उसके बाद उसका एक्शन खत्म, ऐसा नहीं है। लेने के बाद तुरंत काम तो किया ही, HCl को न्यूट्रलाइज किया, और साथ में आपको 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे तक या 4 घंटे तक क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज, जैसे जैसे बॉडी बार बार बनाते रहेगी तो बार बार उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज करते रहे। एंड लास्ट आपका है
रिएक्शन विद गैस्ट्रिक HCl, मतलब जब हम ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक HCl को तो न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जो आपकी प्रोसेस है उस दौरान कोई भी गैस की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस अगर बन जाती है तो फिर ये गैस क्या करेगा, आपको स्टोमक को बल आपके स्टोमक में रहेगा, उसको फुलाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा अगर कोई अल्सर पहले से बना हुआ है इस HCl के कारण, तो अल्सर को क्या करती है, परफोरेट करता है, तोड़ देता है आपको। ये काम आपका नहीं होना चाहिए। तो यही 6 आपके प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो किसी भी कंपाउंड हम एंटासिड्स के रूप में यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आपको शो होनी चाहिए। देन आपका है क्लासिफिकेशन। ब्रॉडली ये 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं, सिस्टमिक एंटासिड्स एंड नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक मतलब उसी को दूसरा नाम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल, मीन्स लेने के बाद ये क्या होगा, आपके बॉडी फ्लूइड्स में ये एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जाएगा, अब ब्लड के साथ ब्लड्स के द्वारा आपके डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में ये पहुंच जाएगा। तो ये पहला उसको बोलते हैं सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल। दूसरा है नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल, मतलब ये आपने लिया, एडमिनिस्टर्ड हुआ, स्टोमक में गया, HCl को न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइजेशन के बाद HCl के साथ ही क्या होता है, आपको हमारी बॉडी से थ्रू स्टूल ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ये फर्दर 3 क्लास में क्लासीफाई होते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा एलिमेंट उनके अंदर प्रेजेंट है जो एल्कलीन आपका होता है या एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो पहला है एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। यही 3 आपके आयंस होते हैं, एलिमेंट हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। ये HCl को क्या करते हैं, इजीली न्यूट्रलाइज करके जो एसिडिटी कॉज होती है उसको क्या करेंगे, ये आपका न्यूट्रलाइज करके आपको एंड करता है। तो यही 3 क्लासिफिकेशन होती है। 4 आपका होता है सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक फर्दर 3 क्लास में, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटासिड्स। तो अभी बताया आपको क्लासिफिकेशन जो करते हैं, ब्रॉडली जो एंटासिड्स होते हैं 2 क्लास में क्लासीफाई होते हैं। एक सिस्टमिक, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्बेबल, दूसरा नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल। सिस्टमिक नाम से ही है, एब्जॉर्बेबल मतलब जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारे स्टोमक के अंदर जाती है, स्टोमक में जाने के बाद वहाँ पर अपने HCl को तो न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन्स के थ्रू आपका इंटेस्टाइन से वो आपका ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। सिस्टमिक क्योंकि एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, आपका ब्लड में जाता है, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में जाता है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं हम सिस्टमिक एंटासिड्स या एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। तो दे आर रेडली सॉल्युबल एंड री आपका एब्जॉर्बेबल इन स्टोमक। एग्जाम्पल सोडियम बाइक, आपका जो सोडियम कार्बोनेट है NO2CO3, ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसके एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, ये बहुत ज़्यादा यूज हम नहीं करते हैं। 2 इसका मेन सबसे डिसएडवांटेज है। सबसे पहली है, इसको हम जब पेप्टिक अल्सर किसी को हो जाता है ड्यू टू आपका ये सिक्रीशंस ऑफ HCl, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन HCl होती है तो आपका पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, उस केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब इसको हम यूज़ करेंगे तो NO2CO3 प्लस HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो आपको कंपाउंड बनाता है NaCl और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, आपकी इवोल्यूशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होगा तो ये क्या करता है, आपका जो पेप्टिक अल्सर्स में आपके बने रहते हैं ऐसे पेप्टिक अल्सर, तो इनको इसकी गैस के साथ बबल से इस पेप्टिक अल्सर के साथ क्या करेंगे, इसको टकराएंगे और इसको फोड़ देंगे। फोड़ने से क्या होता है, फिर आपका जो अंडर का जो म्यूकोस लेयर था ये एक्सपोज हो जाता है HCl से, इसके अंदर और मतलब अल्सर्स और ज़्यादा गहरा होते जाता है, और ज़्यादा आपका अल्सरेशंस बढ़ती जाती है और डेंजर होते जाता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में, पहला। दूसरा है, अब ये जब NO2CO3 है एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर हमारे क्या होता है, ब्लड में जाता है। तो ब्लड में जाने के बाद क्योंकि सोडियम है, तो ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कॉज करता है, इम्बैलेंस कॉज करता है, सोडियम की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। साथ में सिस्टमिक एल्कोलिसिस, आपका क्या है, एल्कलाइन है, तो सिस्टम के जो आपके जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं इंक्लूडिंग ब्लड, इनकी जो pH होती है, इस pH को ये क्या करते हैं, आपका इंक्रीज कर देते हैं, 7 से आपका BC की तरफ लेके चले जाते हैं। फिर आपका साइड इफेक्ट कॉज होता है, एडिमा वर्सन हो जाता है, क्योंकि जब सोडियम का आपका क्या नाम है, आपकी ब्लड में आपका जो या डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में सोडियम की जो अमाउंट बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, उस इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, आपका वाटर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन वहाँ पर बढ़ जाता है, वाटर की सिक्रेशंस बॉडी से घट जाता है, वाटर वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा, जिससे एडिमा क्या होता है, आपका जो मतलब हाथ पैर के थोड़ा थोड़ा सूजन आ जाती है, फूल जाना, वो चीज़ होती है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम आयन की जब लोड बढ़ जाती है आपकी ब्लड में, तो इसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज होना स्टार्ट हो जाता है, आपको कॉज कर सकता है।
तो ये दो मेन डिसएडवांटेज है जिसके कारण इनका यूज़ सबसे कम होता है, बहुत कम इसको हम यूज़ करते हैं। देन दूसरा है नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। नाम से ही है, ऐसे एंटासिड जो एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब स्टोमक में जाएगा, HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर क्या होता है आपके हमारी बॉडी से थ्रू NS आपकी बॉडी से क्या होता है, ये एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली क्या होते हैं इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल या आपके स्टोमक में जो कंडीशन है उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये बहुत लेस जीरो अमाउंट, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट के अमाउंट इतना ही क्या होता है सॉल्युबल होता है, जिससे कि इसके एब्जॉर्प्शन एकदम नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं आपका नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके सिस्टमिक मतलब का ब्लड हो गया या दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स है वहाँ पर ये नहीं जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सिस्टमिक। और जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपके बॉडी फ्लूइड्स में नहीं जाते हैं, तो जो ये दो साइड इफेक्ट है, मतलब सिस्टमिक आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, आपका CHF को आपका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कॉज कर सकता है, एडिमा को वर्सन कर सकता है, ये सब कोई भी साइड इफेक्ट इस एंटासिड्स में नहीं दिखता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है मार्केट में, आप फॉर्मुलेशंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल है। HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारी बॉडी से तुरंत आपके जो यूरिन या फिर आपके जो स्टूल होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी से क्या होती है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये। अब ये फर्दर आपको बताया जो सिस्टमिक आपका जो नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल है, फर्दर डिपेंडिंग कि कौन सा आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा आपका एलिमेंट जो बेसिक प्रेजेंट है, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उसके ऊपर ये फर्दर 3 क्लास में होता है, एल्युमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग। अब इनको एक एक करके देखेंगे, तीनों जो अपना अलग अलग क्लास होता है नॉन एब्जॉर्बेबल का, उनको हम देखेंगे। नाउ अब जो आपकी क्लासिफिकेशन देख रहे थे एंटासिड्स की, तो पहला तो हमने देख लिया आपका एब्जॉर्बेबल या सिस्टमिक, सेकेंड आपका था नॉन एब्जॉर्बेबल। उसमें जो पहला आपका क्लास होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल या नॉन आपका सिस्टमिक, आपको बताया जो स्टोमक में जाने के बाद HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगा, वो आपके फीकल रूट से क्या होता है बाहर आपके निकल जाते हैं। तो फर्दर आपका 3 क्लास में क्लासीफाई होता है कि डिपेंडिंग कौन सा उसमें आयन प्रेजेंट है, जो बेसिक आपका बेस की तरह काम करेगा। तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कैल्शियम एंड आपका मैग्नीशियम। तो पहले देखेंगे एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम। एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं ये स्लो रिएक्टिंग होते हैं, मतलब स्टोमक में जाएंगे, स्टोमक में जाने के बाद बहुत जल्दी एक्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक्ट करते हैं। HCl को धीरे धीरे HCl के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, उसको धीरे धीरे आपका न्यूट्रलाइज करते हैं। नॉन आपका अगेन वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ किया, तीनों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये आपका एंटासिड्स है, नॉन सिस्टमिक है और बफर इन द pH 3 to 5। आपका बफर जो होगा 3 से 5 के pH रेंज में ये बफर हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन। मीन्स ये कॉन्स्टिपेशन आपको कॉज करेगा, इसलिए कॉज करता है क्योंकि जो एल्युमिनियम आयन है इट इज़ एस्ट्रिंजेंट इन आपका नेचर। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है दूसरे एटम या दूसरे क्या नाम है किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो जब सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेगा तो क्या होगा, आपका सॉलिड मास आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के कारण ये क्या करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, यही इसका आपका साइड इफेक्ट है। उसके अलावा एक और इसका साइड इफेक्ट है, जो हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। हम खाना खाते हैं, फूड में बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसमें आपका फॉस्फेट आयन प्रेजेंट रहता है, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। तो उन फॉस्फेट के साथ ये क्या करता है, अगेन जो एल्युमिनियम आयन है फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एल्युमिनियम फॉस्फेट बना लेता है, जो कि क्या है इनसॉल्युबल है। और उसके कारण एल्युमिनियम जो फॉस्फेट बनता है ये आपका फीकल रूट के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये कभी कभी क्या करता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण फॉस्फेट की कमी हो जाती है, हाइपोफॉस्फेटेमिया आपका कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। ये दो इसके एक साइड इफेक्ट हैं, एल्युमिनियम है, लेकिन उसके बावजूद ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका एंटासिड्स। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3 है, एल्युमिनियम फॉस्फेट है, Al2PO4 का होल थ्राइस। देन आपका कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, ये भी नॉन सिस्टमिक है, लेकिन ये रैपिडली एक्टिंग है। आपको खाने के साथ ही तुरंत आपका क्या होगा, ये अपना न्यूट्रलाइजेशन जो HCl के साथ रिएक्शन उसको न्यूट्रलाइजेशन करना अपना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसकी भी क्या है, जो एंटासिड एक्शन है ये डिपेंडेंट करता है कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे हमारे स्टोमक में जाएगा तो थोड़ी सी इसकी अमाउंट आपके स्टोमक में HCl होना चाहिए। फिर वो HCl क्या करेगा, उस अमाउंट को थोड़ा सा अमाउंट को पहले सोल्बलाइज करेगा, जैसे हल्का सोल्बलाइज हुआ
फिर इसके क्या होता है, रिलीज होता है आपका जो भी टैबलेट कैप्सूल जो भी लेते हैं आप या च्यूएबल टैबलेट लेते हैं, फिर उसका धीरे धीरे रिलीज क्या होता है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ होती है कि इट्स एंटासिड एक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन देयर बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये आपका होता है। तो जब तक आपका जो एंटासिड हम च्यूएबल टैबलेट लेंगे, HCl हमारे स्टमक में जो HCl उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सोबलाइज्ड आपका सॉल्ट नहीं बनाएगा, तब तक ये क्या होगा, फर्दर अपना रिएक्शन नहीं देगा। और जैसे एक बार ये स्टार्ट होगा, इसका एक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड स्टार्ट हो जाता है और बहुत रैपिडली HCl को ये न्यूट्रलाइज करता है। ये भी आपका कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। इसमें एक आपका साइड इफेक्ट होता है मिल्क एल्कली सिंड्रोम, या उसी को बोलते हैं बर्नेट सिंड्रोम। ये कब होता है, जब इस एंटासिड्स को बहुत लंबे टाइम तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक लार्ज अमाउंट रात को लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क के साथ जब कंज्यूम करेंगे, मतलब आपने मिल्क पी लिया, उसके बाद ये एंटासिड आपने खा लिया, ऐसा आपने 2-4 महीने तक लगातार, और मिल्क आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, तब ये आपका कॉज करता है एक डिजीज़। उसी डिजीज़ को साइड इफेक्ट कॉज करता है, उसी को बोलता है आपका मिल्क एल्कली सिंड्रोम या बर्नेट सिंड्रोम इसको बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कंटेनिंग आपका एंटासिड ही कॉज ये करता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ अब देखेंगे जो आपका थर्ड टाइप है नॉन एब्जॉर्बेबल या आपका नॉन सिस्टमिक जो एंटासिड्स है, उसका मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। अगेन ये नॉन सिस्टमिक एंड पोरली सोल्यूबल एंटासिड्स होते हैं। इनकी भी जो एंटासिड प्रॉपर्टी होती है डिपेंड करती है, जो हम अगर इसका जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद थोड़ा सा सोल्युलाइज होने के बाद HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो HCl के साथ रिएक्ट करके वो आपका जो कैटायन आपका एनायन एंटासिड से जब रिमूव होगा वहाँ से, देन फर्दर आपका क्या होगा, फिर से जो एडमिनिस्टर्ड हुआ है ड्रग, वो फिर से वापस आप क्या होगा, देन उसका रिलीज आपका स्टार्ट होगा। तो यही इसकी डिपेंडेंट आपका कि उसकी जो एसिडिटी बेसिसिटी प्रॉपर्टी पर इसका डिपेंड करता है कि कितना ये एंटासिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब तक जो आपका सॉल्यूशन में आपका जो स्टोमक में HCl है, उसके साथ थोड़ा बहुत आपका एनायन जाकर रिएक्ट करके उस HCl को रिमूव नहीं करेगा, तब तक बाकी जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड किए है वो आपका सोल्युलाइज नहीं होंगे, वो आपका एसिड्स के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इसकी एक और इसमें खासियत है कि जैसे जैसे आपकी स्टोमक की pH न्यूट्रल की तरफ आपका बढ़ते जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम सॉल्ट इज डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अब जब कब लेते हैं एसिडिटी होती है 1 होती है, वो 2, 3, 4, 5 जब आगे बढ़ते जाता है न्यूट्रल की तरफ 7 की तरफ आता है, तो जैसे जैसे 7 की तरफ आएगा, रेट आपका शुरू में 1, 2 जब रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, इसकी जो सॉल्ट है बहुत ज़्यादा आपका रिलीज होगा और HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे जैसे HCl की कमी होती जाएगी, आपका जो pH स्टोमक का pH है बेसिक की तरफ बढ़ते जाएगा, इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, और जैसे 7 आता है ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एकदम खत्म, मतलब मैग्नीशियम आयन फिर से आपका जो फॉर्मुलेशन है उस फॉर्मुलेशन से स्टोमक में डिसॉल्व नहीं होता है। इनकी साइड इफेक्ट क्या है, ये लैक्सेटिव है, मतलब आपका स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, इसलिए इसका एक यूज़ किया जाता है, इसको अकेले यूज़ नहीं किया जाता। इसको कैल्शियम एल्युमिनियम, जो आपने अभी इसके पहले मैंने बताया कि कैल्शियम एल्युमिनियम के साइड इफेक्ट क्या, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहे थे, और ये क्या करता है, आपका लैक्सेटिव है। तो दोनों को एक साथ हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, एक के लैक्सेटिव दूसरे का कॉन्स्टिपेटिव, दोनों मिला के आपका क्या होता है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी पर कोई अंतर आपका नहीं आता। तो ये आपका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी साइड इफेक्ट क्या है, अगर जिस पेशेंट्स को रीनल फंक्शंस इम्पेयर्ड है, मतलब आपके किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किडनी की प्रॉब्लम को और क्या करती है, एक्सेवरेट करता है, आपको उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सिट्रेट, ये आपका यूज़ किया जाता है। यूजेज कहाँ कहाँ हम करते हैं एंटासिड्स के, 3 मेन यूजेज होते हैं। जब आपको हार्ट बर्न होता है, एसिड इंडाइजेशन होता है, स्टोमक अपसेट, मतलब यहाँ पर जलन, हार्ट बर्न का मतलब है यहाँ पर जलन होता है ये, ठीक। एसिड बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण आपका फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, एंड देन उसके कारण आपका स्टोमक क्या रहेगा, हमेशा भरा भरा रहेगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके आगे नहीं जाएगा, फूड स्टोमक में ही रहेगा, तो हमेशा फूला फूला या भरा भरा सा रहेगा, उसी को बोलते हैं स्टोमक अपसेट। इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा है टू प्रोमोट हीलिंग ऑफ डियोड्रेनल अल्सर्स। डियोड्रेनल में जो अल्सर्स हो जाते हैं उनको प्रोमोट करने, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं। जो डियोड्रेनल अल्सर्स होता है उसके ऊपर एक आपका प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो एसिड का फिर से आपका एसिड उस अल्सर के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा और फर्दर उसको और आगे जाएगा डैमेज नहीं करता है। एंड थर्ड,
फॉर दैट सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड GERD। पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, सिम्टम्स जो पेन होता है उससे रिलीफ करता है। साथ में गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD जर्ड इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म ही है, G फॉर गैस्ट्रो, E फॉर इसोफिगल, R फॉर रिफ्लक्स, D फॉर डिजीज। इसमें क्या होता है में जो स्टोमक के अंदर जो भी आपका फूड कंटेंट होता हो इसोफिगस के थ्रू आपके बाहर आने के लिए वो ऐसा बाहर आ जाता है कभी कभी, तो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में ऐसा होता है। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आपका एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 मेन आपका यूजेज होता है। देन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटासिड्स, बहुत लंबे टाइम तक हम एंटासिड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ आपका साइड इफेक्ट होता है। सबसे पहला, जब गैस्ट्रिक पीएच आपकी बहुत ज़्यादा हमेशा आप यूज़ करेंगे तो गैस्ट्रिक पीएच, जब स्टमक की पीएच है 1 से 2 जो जनरली होनी चाहिए वो बढ़ के 4 से 5 चली जाती है, जिसके कारण जो पेप्सिन, जिसका आपको बताया पेप्सिन फंक्शन उसी केस में करता है जब आपकी स्टमक की पीएच 1 से 3 रहती है। और पेप्सिन का मेन काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो ये पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा, प्रोटीन के प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो इनडाइजेशन कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। ये पहला आपका है साइड इफेक्ट। देन दूसरा है एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स कॉजेज सिस्टमिक एल्कोलिसिस, जो एब्जॉर्बेबल है जैसे सोडियम कार्बोनेट वाला, वो क्या है एब्जॉर्ब करके आपके कहाँ ब्लड में चले जाते हैं, फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ की पीएच को बढ़ा देते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं। ये दूसरा साइड इफेक्ट है जब हम लंबे टाइम तक एंटासिड्स को यूज़ करेंगे। तीसरा है कैल्शियम एल्युमिनियम एंटासिड्स जो होते हैं ये कॉज करते हैं, कैल्शियम एल्युमिनियम क्या कॉज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम क्या कॉज करते हैं, लैक्सेटिव, दे आर लैक्सेटिव, तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे, फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, स्टूलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, तो ये आपके थर्ड आपका साइड इफेक्ट है। देन जितने भी सोडियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं ये आपका क्या करता है, क्योंकि सोडियम के कंसंट्रेशन आपको ब्लड में बढ़ा देगा, सोडियम कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा दिया, इसका मतलब आपके जो पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होता है सोडियम को आपको कम करना होता है, तो ये हाइपरटेंशन को एग्रेवेट कर देगा, एक्सएग्रेवेट कर देगा, आपको बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देता है, तो उन पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते। उसके अलावा कैल्शियम की भी एक साइड इफेक्ट होती है। कैल्शियम जो होता है आपका, जो बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करते हैं तो बॉडी में आपका क्या करते हैं, ये स्टोन कॉज करना स्टार्ट करता है, और पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, उसका रिलीज को ये डिक्रीज कर देता है। ये कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स के अलग से साइड इफेक्ट है। तो ये 3-4 साइड इफेक्ट है जब हम बहुत लंबे टाइम तक एंटासिड्स का जब हम यूज़ करते हैं तब ये साइड इफेक्ट है, ये यूजेज है एंड आपका ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स। तो ये जनरल एंटासिड्स का आपका एंटासिड्स होते क्या हैं, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे कोई भी कंपाउंड हम एंटासिड्स के रूप में यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कितने तरह के एंटासिड्स होते हैं, डिपेंडिंग यूज़ क्या है, फिर उसको हम कहाँ एंटासिड्स को यूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम तक अगर हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स को तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स होता है। ये थी जनरल एंटासिड्स की बात। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो कंपाउंड आपका हम एंटासिड्स के रूप में यूज़ करते हैं, उसके पहले हम देखेंगे आपका कम्बिनेशन में हम यूज़, जैसे बताया कि कैल्शियम एल्युमिनियम एंटासिड्स का साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये कॉज करते हैं आपका क्या नाम है, एक कॉन्स्टिपेशन, दूसरा लैक्सेटिव, तो इसको क्या करते हैं हम आपका कम्बिनेशन में कॉज करेंगे। तो पहले हम कम्बिनेशन एंटासिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आपके जो कंपाउंड एंटासिड्स है के रूप में जो हम यूज़ करते हैं उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ये सब देखेंगे।